कामिकाजे ग्राउंड रोबोट्स, महासागर में काम करने वाले नौसैनिक ड्रोन, पुराने विमान जिन्हें ड्रोन वाहक विमानों में बदला गया है, फ्रैंकनस्टीन हाइब्रिड एयर डिफेंस सिस्टम्स। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में कई प्रभावशाली सैन्य नवाचार विकसित किए हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ये देश नए हाईटेक सिस्टम्स और पुराने हथियारों को सुधार कर बड़े दुश्मन से लड़ने के नए तरीके ढूंढ रहा है। जैसे जैसे यूक्रेन रूस द्वारा कब्जा किए गए इलाकों और रूस के अंदरूनी हिस्सों में अपनी मध्यम और लंबी दूरी की हमलों की मुहिम तेज कर रहा है, वह इन हमलों की रेंज, गुप्तता और घातकता बढ़ाने के तरीकों पर प्रयोग कर रहा है। अब वे अतीत, खासकर प्रथम विश्व युद्ध की ओर देखकर गुब्बारों को नए तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। अब यूक्रेन इन्हें ड्रोन वाहक बना रहा है। यह स्मार्ट, व्यावहारिक तकनीक रूसी वायु रक्षा के लिए गंभीर सिरदर्द बन सकती है। यहाँ बताया गया है कि यूक्रेन गुब्बारों को ड्रोन लॉन्चर के रूप में क्यों और कैसे इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी रसद आपूर्ति ड्राइवरों के लिए जानलेवा बन गई है। M14 और H-820 हाईवे जो क्रीमिया व खेरसोन, जापोरिजिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क ओब्लास्ट के कब्जे वाले क्षेत्रों को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ते हैं, अब बड़े पैमाने पर मारक क्षेत्र बन गए हैं। नई उन्नत यूक्रेनी ड्रोन जैसे कि अत्याधुनिक अर्ध स्वायत्त हॉर्नेट और BB-2 रूसी बख्तरबंद गाड़ियों, ईंधन टैंकरों, सैन्य ट्रकों और अन्य को अपनी मर्जी से निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन निश्चित रूप से इस मारक क्षेत्र को रूसी क्षेत्र में और गहराई तक बढ़ाना चाहेगा, लेकिन ये मध्यम दूरी के ड्रोन आमतौर पर लगभग 125 मील की सीमा तक ही सीमित हैं। इसलिए यूक्रेनी सेना हॉर्नेट जैसे ड्रोन को लॉन्च करने से पहले उन्हें रूसी नियंत्रित क्षेत्र में और गहराई तक पहुंचाकर उनकी रेंज बढ़ाने के तरीके तलाश रही है। सबसे आशाजनक तरीकों में एक हीलियम गुब्बारे हैं जो हॉट एयर बलून के रिश्तेदार हैं। हाल ही में सामने आई फुटेज में यूक्रेनी डेवलपर्स को एक गुब्बारे से लॉन्च किए गए हॉर्नेट का परीक्षण करते हुए दिखाया गया है। हीलियम गुब्बारे ने 4.6 फुट लंबे हॉर्नेट को 27,000 फीट ऊंचाई तक उठाया, फिर उसे स्वचालित रूप से छोड़ दिया। इसके बाद हॉर्नेट ने खुद को स्थिर किया, ग्लाइड किया और लॉन्च पॉइंट से करीब 26 मील दूर उतरा। बताया जा रहा है कि हॉर्नेट के उतरने पर उसमें 95% बैटरी चार्ज बचा था। असल में इसका मतलब है कि 26 मील ग्लाइड करने के बाद भी ड्रोन में मोटर का उपयोग कर लगभग पूरी दूरी उड़ने की क्षमता थी। यह खेल बदल देता है। ड्रोन की सटीक ऑपरेशनल रेंज अभी भी गोपनीय है, लेकिन अनुमान है कि ये 9 से 11 पाउंड के कुल पेलोड के साथ लगभग 93 मील है। लेकिन अगर आप इसे एक गुब्बारे से लॉन्च करते हैं और इंजन चालू करने से पहले इसे ग्लाइड करने देते हैं तो इसकी रेंज काफ़ी बढ़ जाती है। सही परिस्थितियों में यह दोगुनी भी हो सकती है। इससे वह मारक क्षेत्र बहुत बढ़ जाएगा जहां यूक्रेनी ड्रोन रूसी रसद और स्थिर लक्ष्यों को चुन चुनकर निशाना बना सकते हैं। जितनी गहराई तक छापेमारी जाएगी, रूसी सेना ग्रे जोन के पार हमले शुरू करने की कोशिश में उतनी ही कमजोर होगी। अगर हवाएं सही हो तो हॉर्नेट्स गुब्बारे से और दूर जा सकते हैं। हवा की दिशा और ऊंचाई का इस्तेमाल कर ये गुब्बारे दूर तक जाते हैं, फिर ड्रोन छोड़ते हैं जो अंतिम उतराई के लिए मोटर चालू करने से पहले और भी दूर तक ग्लाइड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रिलीज प्रक्रिया स्वचालित है और तय ऊंचाई जियो फेंसिंग पैरामीटर या टाइमर से ट्रिगर हो सकती है, बिना ऑपरेटर की सीधी भागीदारी के। अगर इसमें एक स्टारलिंक टर्मिनल भी जोड़ दिया जाए तो इसकी रेंज और भी बढ़ जाती है और यही यूक्रेन कर रहा है। पिछले कई महीनों से हॉर्नेट्स पर लगे स्टारलिंक टर्मिनल देखे गए हैं। ये टर्मिनल्स उन्हें सटीक रियल टाइम पैंतरेबाजी और दृश्य लक्ष्य निर्धारण की सुविधा देते हैं, वो भी टकराने तक। अब ऊंचाई पर गुब्बारे से लॉन्च, ऑटोमेटेड रिलीज, ग्लाइडिंग और स्टारलिंक गाइडेंस के संयोजन का मतलब है कि हॉर्नेट की रेंज सैद्धांतिक रूप से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। कम दूरी पर भी गुब्बारे से लॉन्च करने का तरीका यूक्रेनी ऑपरेटरों को बड़ा फायदा देता है। जब सच में जरूरत हो तब ज्यादा ताकत, क्योंकि गुब्बारे से लॉन्च होने पर यह अपनी उड़ान का ज्यादातर हिस्सा ग्लाइडिंग में बिताता है। हॉर्नेट अपने लक्ष्य के पास पहुंचते समय जटिल चालों के लिए अपनी ज्यादातर ताकत बचा सकता है या फिर हमले के अंतिम चरण में अपनी रफ्तार तेजी से बढ़ा सकता है। इससे
इसकी विस्फोटक शक्ति बढ़ जानी चाहिए और इसे गिराना काफी मुश्किल हो जाएगा। जैसा पहले बताया गया था, यूक्रेन अब हवा से ड्रोन लॉन्च करने के अन्य तरीकों के साथ भी प्रयोग कर रहा है। इनमें बड़े ड्रोन या पुराने AN-28 जैसे विमानों से लॉन्च करना शामिल है। लेकिन इन अन्य प्रणालियों की तुलना में गुब्बारे 2026 के इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भरे युद्ध क्षेत्र में एक और बेहद उपयोगी लाभ प्रदान करते हैं, और वो है बहुत कम पता चलना। हॉर्नेट पहले से ही बहुत छोटी, रडार क्रॉस सेक्शन और इंजन बंद होने पर नगण्य थर्मल सिग्नेचर उत्पन्न करता है। गुब्बारे की रडार क्रॉस सेक्शन और थर्मल सिग्नेचर दोनों उतने ही छोटे, बल्कि शायद उससे भी छोटे हैं। तो गुब्बारे और हॉर्नेट का संयोजन रूस के लिए पता लगाना बेहद मुश्किल है, खासकर ग्लाइडिंग चरण के दौरान भी। ड्रोन से लदा हुआ गुब्बारा चुपचाप रूस की अग्रिम पंक्ति की रडार और सेंसरों से बहुत आगे तक जा सकता है और फिर अपना हॉर्नेट छोड़ सकता है, जिससे रूसियों को पीछे की ओर पूरी तरह से चौंका सकता है। लेकिन अगर गुब्बारे का पता भी चल जाए तो रूसियों के लिए इतनी ऊंचाई पर उसे गिराना आसान नहीं, खासकर उसके हॉर्नेट छोड़ने से पहले। 27,000 फीट की ऊंचाई पर यह रूस की कुछ एंटी ड्रोन रक्षा प्रणालियों की बड़ी खामी का फायदा उठा रहा है। रक्षा प्रणालियां परतदार हैं और उनकी प्रभावशीलता ऊंचाई के अनुसार तय होती है। करीब 1 मील तक मशीन गन और ऑटो कैनन का दबदबा है, जबकि योल्का इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल 3 मील तक बढ़ता जा रहा है। उससे ऊपर इस समय रूस के पास वास्तव में केवल महंगी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो पैंटसिर, टॉर, S-300 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से आती हैं। अगर वे गुब्बारे को लॉक कर सकते हैं, हालांकि यह अपने आप में बड़ा सवाल है, जैसा कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो वे शायद हॉर्नेट और उसके गुब्बारा कैरियर को गिराने में प्रभावी होंगे। लेकिन गुब्बारा ड्रोन कोम्बो की तुलना में उन मिसाइलों की कीमत काफी ज्यादा है। रूसी मिसाइलों की असली कीमत जानना भी उतना ही कठिन है जितना उनकी अन्य चीजों का। उस मशहूर रूसी पारदर्शिता की कमी, एक ही बैच में मिसाइलों के लगातार अपग्रेड और पश्चिमी मीडिया की बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत, इन सब का यही असर होता है। अनुमान है कि हर मिसाइल की कीमत 1 लाख से कई मिलियन डॉलर तक हो सकती है। यह मिसाइल और सिस्टम पर निर्भर करता है। इसके मुकाबले एक हॉर्नेट की कीमत लगभग 5,000 से 15,000 डॉलर के बीच आंकी जाती है। जहां तक गुब्बारों की बात है, बाजार में ये प्रति पीस 450 से लेकर 1200 डॉलर तक मिल जाते हैं। अब आप एक हॉर्नेट को ले जाने के लिए सामान्य मौसम गुब्बारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 8.8 से 11 पाउंड का वॉरहेड होता है और कुल लॉन्च वजन लगभग 33 पाउंड होता है। वैज्ञानिक और मौसम के लिए उपयोग होने वाले गुब्बारे छोटे होते हैं, जिनका वजन लगभग 70 औंस होता है, और ये कुछ पाउंड पेलोड ही उठा सकते हैं। यूक्रेन को 176 औंस तक वजन वाले बड़े और मजबूत मॉडल्स चाहिए, ताकि वे हॉर्नेट का वजन संभाल सके और कम ऊंचाई पर न भटे। सौभाग्य से ये व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है, हालांकि यूक्रेन को जरूरत अनुसार मिलना शायद कठिन है। और ज्यादा सौभाग्य की बात यह है कि एक यूक्रेनी निर्माता ने इस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाया है। गुब्बारों को आदर्श रूप से हीलियम से भरा जाना चाहिए, जिससे लागत बढ़ जाती है। 33 पाउंड के पेलोड को उठाने के लिए लॉन्च के समय लगभग 530 से 635 घन फीट हीलियम की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक अतिरिक्त उछाल प्रदान करेगा ताकि 13 से 16.4 फीट प्रति सेकंड की वांछित चढ़ाई दर प्राप्त की जा सके। साल की शुरुआत में हीलियम की कीमत $300 प्रति 1000 घन फीट थी, जिससे हर हॉर्नेट लिफ्ट में हीलियम की लागत $200 से कम रहती। आज वह कीमत दोगुनी हो गई है और ये और बढ़ सकती है। अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से ईरान पर हमले के बाद ऊर्जा क्षेत्र, खासकर तेल और गैस की सप्लाई चेन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को लंबे समय तक बंद रखने और अमेरिका द्वारा ईरान की नाकाबंदी तोड़ने के प्रयासों के कारण दुनिया के सबसे व्यस्त ऊर्जा लॉजिस्टिक्स मार्ग से टैंकर यातायात इतनी धीमी हो गई है कि उसे उदारता से भी महज एक पतली सी धार कहा जा सकता है। दोनों वस्तुओं में कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और यह रुझान स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं और आपूर्ति घट रही है, सरकारों और उपभोक्ताओं पर इसका भारी असर पड़ रहा है। खाड़ी क्षेत्र में केवल तेल और गैस उत्पाद ही नहीं है जिन्हें लगभग पूरी तरह रोक दिया गया है।
हीलियम और अमोनियम आधारित उर्वरकों की आपूर्ति भी अब तेजी से सीमित हो रही है। हीलियम की कीमतें दोगुनी होने से कार्यक्रम की समस्याएं बनी रहेंगी, चाहे खाड़ी में गतिरोध तुरंत सुलझ भी जाए। अगर आपूर्ति घटती रही और कीमतें बढ़ी तो यूक्रेन को हाइड्रोजन पर स्विच करना पड़ सकता है। देखने में यह इतना बुरा नहीं लगता। हाइड्रोजन हीलियम से 8% ज्यादा उठान देता है। 33 पाउंड पेलोड के लिए यूक्रेन को या तो छोटा गुब्बारा मिल सकता है या उसी आकार के गुब्बारे से अधिक ऊंचाई पर जा सकता है। हाइड्रोजन भी बहुत सस्ती है और दूर दराज के धूल भरे इलाकों में कोई भी युद्ध शायद ही इस स्थिति को बदल पाएगा। इसे साइट पर पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से सामान्य बिजली से बनाया जा सकता है या बड़ी मात्रा में आसानी से मिल सकता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति पर निर्भरता खत्म और गैस की लागत बहुत कम हो जाती है। इसका नुकसान यह है कि यह काफी खतरनाक है। हाइड्रोजन की वायु के साथ विस्फोटक इग्निशन रेंज सभी गैसों में सबसे ज्यादा है, एसिटिलीन को छोड़कर। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और कम प्रज्वलन ऊर्जा पर अपने आप जल उठ सकता है। हाइड्रोजन की लपटें दिखना मुश्किल होती है, जिससे उसकी आग बुझाना और जटिल हो जाता है। हालांकि खुले इलाकों में यह कम खतरनाक होता है, क्योंकि यह तेजी से ऊपर उठता है और इग्निशन से पहले ही फैल जाता है। लेकिन इसे संभालते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, खासकर जब आप एक अत्यधिक विस्फोटक वारहेड ले जाने वाले गुब्बारे को भर रहे हो। यूक्रेन अपने गुब्बारों में कोई भी गैस भरे, गुब्बारे, गैस और हॉर्नेट की कुल लागत 8,000 से $20,000 होती है, जबकि एक रूसी इंटरसेप्टर मिसाइल की लागत 1 लाख से $2 मिलियन तक है। लागत का फर्क साफ है। हॉर्नेट और गुब्बारे बनाना मिसाइल से कहीं तेज है। जैसे जैसे यूक्रेन उत्पादन बढ़ाएगा और ऑपरेशनों में सुधार करेगा, रूसी सेना के लिए इन्हें गिराना उतना ही अव्यावहारिक होगा जितना यूक्रेन या अमेरिका के लिए शाहिद ड्रोन को पेट्रियट या आइरिश-टी मिसाइल से गिराना। अगर पहले से नहीं तो रूस का एयर डिफेंस मिसाइल स्टॉक पहले ही काफी कम हो चुका है। महत्वपूर्ण कहानियां, प्रासंगिक तथ्य, तीखी विश्लेषण, यही सब आपको द मिलिट्री शो पर मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें रोजाना अपडेट्स और सैन्य मामलों की गहन पड़ताल के लिए। अब जब आप सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं तो बैलून लॉन्च ड्रोन एक ऐसा समाधान लगता है जो समस्या के लिए इतना उपयुक्त है कि आप सोचते हैं कि पहले किसी ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। खैर, जैसा कि पुरानी कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हाईटेक युद्ध के दौर में पहली बड़ी जंग झेलने के बाद यूक्रेन को बार बार नवोन्मेषी समाधान खोजने और चुनौती का डटकर सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ईमानदारी से कहूं तो चीन भी गुब्बारे से लॉन्च ड्रोन पर अलग तकनीकी स्तर और उद्देश्य के साथ काम कर रहा है। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत की फुटेज से पता चलता है कि चीन ने हाई एल्टीट्यूड गुब्बारों से अपने हाइपरसोनिक ड्रोन MD-19 और MD-2 के लॉन्च का सफल परीक्षण किया है। ये गुब्बारे यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे गुब्बारों से कहीं बड़े हैं और ड्रोन को छोड़ने से पहले लगभग 12.5 से 18.5 मील की ऊंचाई यानी लगभग अंतरिक्ष के पास तक ले जाते हैं। यहाँ ऊंचाई का इस्तेमाल मिड रेंज ड्रोन की रेंज बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इन अल्ट्रा हाई स्पीड लंबी दूरी के ड्रोन को उनके इंजन चालू करने से पहले ऊंचाई और संभावित ऊर्जा में एक बड़ा बढ़त देने के लिए किया जा रहा है। चीनी अनुसंधान संस्थानों ने बड़े गुब्बारे से ग्लाइडिंग माइक्रो ड्रोन के झुंड तैनात करने की क्षमता दिखाई है। ये उसी तरह है जैसे यूक्रेन हॉर्नेट के साथ गुब्बारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यहाँ फिर से एक बहुत बड़े गुब्बारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीनी परीक्षणों में 330 पाउंड पेलोड वाले गुब्बारे ने दर्जनों छोटे GPS निर्देशित ग्लाइडर छोड़े, जो सेंसर वितरित करने या सैचुरेशन अटैक के लिए बने थे। ये यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे गुब्बारों की क्षमता से 10 गुना ज्यादा है। अतिरिक्त आकार चीनी गुब्बारों को कहीं ज्यादा क्षमता देता है, लेकिन इसके बदले में वे ज्यादा दिखाई देते हैं और इसलिए उन्हें गिराना भी आसान हो जाता है। ये सुनने में उल्टा लगेगा, लेकिन हीलियम या हाइड्रोजन गुब्बारे को गिराना इतना आसान नहीं है। ये साधारण रबर पार्टी गुब्बारे नहीं हैं जिन्हें पिन या बिल्ली के नाखून से फोड़ा जा सके। दोनों की अवधारणा समान है। गुब्बारा एक थैला है जिसमें एक अत्यधिक हल्की गैस भरी होती है जो उसे हवा में बनाए रखती है।
पेशेवर गुब्बारे जैसे यूक्रेन और चीन में इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर पतले, लचीले, लेटेक्स, पॉलीइथिलीन या माइलर से बनते हैं। आप सोचेंगे कि चूंकि ये सामग्री अभी भी काफ़ी पतली होती है तो इन्हें फाइटर जेट से मशीन गन की गोली से गिराना अपेक्षाकृत आसान होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। उन्हें गिराना सटीक एयर टू एयर मिसाइलों से भी मुश्किल हो सकता है। कुछ साल पहले एक चीनी जासूसी गुब्बारा अमेरिका के ऊपर बह गया था, जिससे मीडिया में हलचल हुई थी। अंत में उसे अमेरिकी F-22 रैप्टर जेट से दागी एयर टू एयर मिसाइल से गिरा दिया गया। 1998 में कनाडा ने एक मौसम गुब्बारे पर करीब 1000 गोलियां चलाईं, फिर भी उसे नष्ट नहीं कर सका। गुब्बारे की पतली सामग्री एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के अधिकांश फ्यूज को सक्रिय नहीं करती और ऊंचाई पर तोप या मशीन गन से मारने पर भी वह जल्दी नहीं गिरता। ऊंचाई पर दबाव के अंतर कम होने से गैस धीरे धीरे निकलेगी। गुब्बारा गिरेगा, पर इसमें कई दिन लग सकते हैं। तब तक उसके छोड़े गए ड्रोन के हमले के नतीजों की फुटेज शायद इंटरनेट पर हर जगह फैल चुकी होगी। बिल्कुल, कोई भी सिस्टम या तकनीक पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। गुब्बारों की भी अपनी चुनौतियां हैं, जैसे कि वे पूरी तरह हवा पर निर्भर होते हैं। यूक्रेन इन्हें तभी इस्तेमाल कर सकता है जब हवा लक्षित दिशा में बह रही हो, चाहे वो क्रीमिया हो या मॉस्को। इससे किसी भी समय उपलब्ध लक्ष्यों की सीमा काफ़ी सीमित हो जाती है। अगर हवा की दिशा ऐसी है कि गुब्बारा क्रीमिया की बजाय काला सागर में चला जाएगा या सीधा वापस आपकी ओर आ जाएगा, तो उसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब यूक्रेन और रूस के बीच हवा के पैटर्न मौसमी और क्षेत्रीय हैं, जिनमें बहाव कभी पश्चिम की ओर यानी रूस की तरफ तो कभी पूर्वी या उत्तरी रुख में होता है। महीने और अक्षांश के अनुसार हवा यूक्रेन या दक्षिण भी जा सकती है, लेकिन अक्सर यूक्रेन के पक्ष में रहती है। अक्टूबर से मार्च अटलांटिक चक्रवात यूरोप से हवा को यूक्रेन होते रूस की ओर ले जाते हैं। इसका अर्थ है कि वोयाकॉफ अक्ष के उत्तर में स्थित कीव, चेरनिहिव और सूमी से छोड़े गुब्बारे स्वाभाविक रूप से मॉस्को, रोस्तोव और मध्य रूस की ओर जाएंगे। अक्ष के दक्षिण, जो यूक्रेन को 2 पवन क्षेत्रों में बांटता है, मुख्य हवाएं कब्जे वाले क्षेत्रों और यूक्रेन की ओर बहती हैं। यूक्रेन शरद ऋतु में ही क्रीमिया की ओर गुब्बारे छोड़ सकता है, जब हवाएं पश्चिमी होती हैं। वसंत और गर्मियों में यह पैटर्न बदल जाता है। उत्तरी यूक्रेन से प्रक्षेपण की संभावना कम है, क्योंकि मुख्य हवाएं उत्तर या उत्तर पूर्व से रूस से यूक्रेन की ओर बहती हैं। दक्षिणी यूक्रेन में स्टेपी और तट पर उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवाएं हावी रहती हैं, जो हवा को काला सागर और क्रीमिया की ओर ले जाती हैं। संभव है कि शरद ऋतु, सर्दी और शुरुआती वसंत में उत्तर से मध्य रूस की ओर गुब्बारे हमले हों। बाकी समय क्रीमिया और दक्षिणी कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमले जारी रहें। 27,000 फीट ऊपर हवा के पैटर्न जमीन पर होने वाले पैटर्न से अलग होते हैं। ऊपर जेट स्ट्रीम के कारण हवाएं साल भर तेज और लगातार पश्चिमी रहती हैं, तो शायद अक्ष के दोनों ओर से पूरे रूस में विभिन्न स्थानों के लिए लॉन्च पूरे साल संभव हो पाएंगे। आप सोच रहे होंगे, यूक्रेन को ड्रोन लॉन्च के लिए गुब्बारे इस्तेमाल करने का आइडिया कैसे आया? शायद यह कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं थी, क्योंकि वे युद्ध के दौरान इन्हें अन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल कर रहे थे। यूक्रेन में गुब्बारों का सबसे आम उपयोग वही है जो पिछले 200 सालों से सेनाओं द्वारा गुब्बारों के इस्तेमाल का सबसे आम तरीका रहा है। हवाई टोही में निगरानी गुब्बारे आज भी दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ऊंचे निरीक्षण मंच की अनोखी भूमिका निभाते हैं। उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में भले ही सदियों में बहुत बड़ा बदलाव आया हो, लेकिन निगरानी गुब्बारों का मूल लाभ आज भी वही है। फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों में इसका पहला सैन्य उपयोग हुआ था। 1794 में ले रूसेस की लड़ाई में फ्रांसीसी एरोस्टैटिक कोर ने लेनफा गुब्बारे से ऑस्ट्रियाई सैनिकों पर नजर रखी, जिससे फ्रांस की जीत हुई। ये तकनीक और गुब्बारे का नाम जल्दी लोकप्रिय हुए। 1860 के दशक की अमेरिकी गृह युद्ध में यूनियन आर्मी बलून कोर ने 7 हाइड्रोजन गुब्बारे चलाए, जिनमें इंट्रेपिड भी था, जिसका नाम पुराने फ्रांसीसी टोही गुब्बारे पर रखा गया। गुब्बारों ने टेलीग्राफ से रियल टाइम खुफिया दी और तोपखाने की फायरिंग को बेहद सटीक निर्देशित किया, जो युद्ध में
विमानन के पहले संगठित उपयोग को दर्शाता है। प्रथम विश्व युद्ध सैन्य गुब्बारों का स्वर्ण युग था, जब दोनों पक्षों ने पश्चिमी मोर्चे पर हजारों बंधे हुए निगरानी गुब्बारे तैनात किए। वे इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें गिराना लड़ाकू पायलटों का मुख्य मिशन बन गया था और गुब्बारों में बैठे पर्यवेक्षक अक्सर पैराशूट के साथ कूद जाते थे जब गुब्बारों को आग लगाने वाली गोलियों से जला दिया जाता था। आज यूक्रेन के निगरानी गुब्बारे वही भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब उनमें इंसानों की जगह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निगरानी करते हैं, चाहे वे पैराशूट के साथ हो या बिना। यूक्रेन व्यापक रूप से बंधे हुए गुब्बारों का उपयोग करता है, जिन्हें एरोस्टेट्स भी कहा जाता है, ताकि रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या EW जैमिंग को पार करने के लिए हवाई रिपीटर के रूप में काम किया जा सके। मूल रूप से ये गुब्बारे टैक्टिकल रेडियो को 1640 से 3280 फीट की ऊंचाई तक ले जाते हैं, जिससे जमीनी इकाइयों के बीच सुरक्षित संचार की सीमा 60 मील से भी आगे बढ़ जाती है। ये कमांडरों को FPV ड्रोन नियंत्रित करने और तोपखाने का समन्वय करने देता है, चाहे वे घाटियों या शहरी इलाकों में हों, जहां सीधी दृष्टि बाधित हो। रिले हवा में होने से वह जमीन पर होने वाली जैमिंग से कम प्रभावित होता है, जिससे निम्न स्तर के संकेत बाधित नहीं होते और जमीन पर बड़ा फर्क पड़ता है। 2024-2025 में जब यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ की और जमीन के नेटवर्क भरे या जैम हो गए, तब इन गुब्बारों ने पीछे हट रही यूक्रेनी इकाइयों को एकमात्र स्थिर संचार लिंक दिया। यूक्रेन बंधे हुए गुब्बारों का इस्तेमाल आसमान में लगातार निगरानी के लिए भी करता है, ताकि लक्ष्यों की त्रिकोणीय स्थिति का पता लगाया जा सके। दिशा खोजने वाले एंटेना लगे ये गुब्बारे दुश्मन UAV ऑपरेटरों के नियंत्रण संकेत 56 मील दूर तक पकड़कर उनकी स्थिति का त्रिकोणीय निर्धारण कर सकते हैं। अब यूक्रेनी तोपखाने सिर्फ ड्रोन के बजाय उनके पायलटों को निशाना बना सकते हैं। यूक्रेन ड्रोन से लक्ष्य त्रिकोणीय निर्धारण करता है, पर बैटरी वाले ड्रोन को कुछ घंटों में बेस लौटना पड़ता है। टेदर गुब्बारे एक हफ्ते तक सेक्टर के ऊपर मंडराते हैं, जिससे लगातार वीडियो और थर्मल इमेजिंग मिलती है, ताकि रूसी सैनिकों की गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स हब्स पर नजर रखी जा सके। गुब्बारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे काम कर सकते हैं, जो ड्रोन छोटे आकार की वजह से नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए ये भारी सेंसर ले जा सकते हैं जो रूसी रेडियो संचार और रडार सिग्नल को इंटरसेप्ट करते हैं, और यह डेटा तोपखाने की यूनिट्स को काउंटर बैटरी फायर के लिए भेजा जाता है। लेकिन यूक्रेन सिर्फ गुब्बारों से रूसियों पर नजर ही नहीं रखता, वे इन्हें सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ गुब्बारे नकली GPS सिग्नल या रूसी ग्लाइड बम गाइडेंस सिस्टम को जैम करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे प्रमुख शहरों पर रूसी हवाई हमलों की सटीकता घटती है। कुछ गुब्बारों में रडार रिफ्लेक्टर होते हैं, जो विमान या क्रूज मिसाइल जैसे भूतिया लक्ष्य बनाते हैं। इससे रूसी वायु रक्षा दलों को महंगी मिसाइलें खाली आसमान में दागनी पड़ती है, जिससे उनकी स्थिति उजागर होती है और भंडार भी घटता है, जो बेकार जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साधारण मौसम गुब्बारा भी सेना के लिए उपयोगी साधन बन सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने 2025 की शरद ऋतु के बाद से 1000 से अधिक गुब्बारे विभिन्न उद्देश्यों से रूस भेजे हैं। हजारों और गुब्बारों के आने की संभावना के साथ, जिनमें अब हॉर्नेट लॉन्च करने वाले मॉडल भी शामिल हैं, सप्लाई चेन को सुरक्षित करना अब और भी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। सौभाग्य से पहले बताए अनुसार एक यूक्रेनी कंपनी आगे आई है। एरोबावोवना को यूक्रेन की पहली और एकमात्र कंपनी के रूप में बताया गया है, जो सैन्य एरोस्टेट्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है। बताया जाता है कि ये कंपनी यूक्रेन की सामरिक गुब्बारों की आपूर्ति का अधिकांश हिस्सा उपलब्ध कराती है। यूरी वेसोवेन द्वारा स्थापित इस कंपनी के हल्के पॉलीमर गुब्बारे 5 से 25 मिनट में तैनात किए जा सकते हैं। यह कंपनी यूक्रेन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुब्बारे बनाती है, जिनमें ऐसे मॉडल भी शामिल हैं जो हॉर्नेट को उठाने के लिए पर्याप्त बड़े हैं। एरोबावोना मांग पूरी कर पाएगी या नहीं, देखना बाकी है। अगर यूक्रेन इस समाधान को लगातार सुधारता रहा तो संभव है कि ये कंपनी यूक्रेनी सेना के लिए लंबे समय तक अकेली सामरिक गुब्बारे निर्माता न रहे। हम इन विकासों पर नजर रखेंगे और जल्द ही युद्ध में गुब्बारे से लॉन्च किए गए हॉर्नेट्स पर रिपोर्ट करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न करें। अगर आप यूक्रेनी नवाचारों में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो देखें, जिसमें बताया गया है कि वे रोबोट सेना
के से बना रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।